हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, हमने शुरू की है एक नई सीरीज जहां हम चैप्टर नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस साल के सिलेबस का इकोनॉमिक्स में, उसे क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही बारीकी से डिटेल में हर चीज को पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने जाना डिमांड एग्जैक्टली क्या है, हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है, और कल के वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि डिटरमिनेंट्स यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन से और टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। जी हां, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 8 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको देखना है अंत तक, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को आसानी से शॉर्ट कोड के साथ, कैसे इसे याद कर लेना है, कैसे लिख करके प्रैक्टिस करनी है और कैसा प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए, ये सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर होता है ना अनुमान, ये एक लंबा और लेंदी पेपर होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद सबसे ज्यादा लेंदी 12th कॉमर्स आर्ट्स में अगर कोई पेपर है तो वो लॉ ऑफ डिमांड यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ डिमांड है दोस्तों। और ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, एक बड़ा सा आंसर है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जो आखिरी क्वेश्चन होता है हमारा पेपर का, जो 16 मार्क्स के लिए आता है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ज्यादातर पेपर्स के अंदर अगर आप 5 पेपर्स कितने भी खंगाल कर देखेंगे, पोर्शन चेंज होने से पहले के भी, पोर्शन चेंज होने के बाद का भी, अगर आप प्रीलिम्स वगैरह का पेपर्स वगैरह देखेंगे, सैंपल पेपर्स, तो आपको हर पेपर में लॉ ऑफ डिमांड नजर आएगा, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बिना पेपर सेट ही नहीं होता। जी हां दोस्तों, 8 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो बाइफरकेशन है वो मैंने यहां पर दिया है ताकि आपको प्रेजेंटेशन में आसानी हो और आप इसी तरह बिल्कुल एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको पढ़ना भी है और ऐसे ही आपको लिख करके इसे प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इंट्रोडक्शन, 1 मार्क्स के लिए। इसके अलावा स्टेटमेंट होता है एक लॉ में, हर लॉ में एक स्टेटमेंट होता है और वो लॉ का स्टेटमेंट परफेक्टली बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिलते हैं 2 मार्क्स। बात करें अगर हम लॉ के एक्सप्लेनेशन को डिटेल में, तो यहां पर एक शेड्यूल और एक डायग्राम बनाना होता है, 1 मार्क्स ईच, यानी शेड्यूल का 1 मार्क्स, डायग्राम का 1 मार्क्स। अच्छे से नीटली लेबल डायग्राम आपको बनाना है और शेड्यूल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन में पूछा होता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस या एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपको, या तो अजम्पशंस या तो एक्सेप्शंस। और ये परफेक्टली लिखने के आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये बन जाता है 8 मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर। एंड दिस इज द बाइफरकेशन। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में से प्रेजेंट भी करना है। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन दीजिए उसका, और अजम्पशन या तो एक्सेप्शन, दोनों में से कोई भी एक पूछा होगा एग्जाम में, वो आपको लिखना है। पढ़ने दोनों पढ़ेंगे, लेकिन लिखना आपको जो एग्जाम में पूछा होगा वो होगा और उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर के 8 मार्क्स का ये आंसर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, पिछले साल के बच्चों के लिए भी बनाया था और उस वीडियो के अंदर भी मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। वो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जरूर वो भी देखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने जो है थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह मार्किंग करके दिए हुए हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा एक बार रिकैप करने के लिए, रिविजन करने के लिए। आज के इस पीपीटी के जरिए स्लाइड्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में और आसानी से कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर हम हमारे पेपर में उतार सकते हैं, बहुत ही आसानी से 8 मार्क हासिल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो दोस्तों यही नाम जो हमारी पूरी टेक्स्ट बुक पे राज करता है, नाम है इसका प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। जी हां, नन अदर देन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ये लॉ लिखा है और इस लॉ के जरिए वो एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, एक आम आदमी का बिहेवियर, वो कब खरीदता है, वो कब डिमांड करता है ना, उसी को समझाने की उन्होंने कोशिश की है। ज्यादातर उनका जो तवज्जो रहा है, उनका जो इंपॉर्टेंस रहा है, वो इसी बात पे रहा है कि प्राइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कॉमन कंज्यूमर के लिए, एक आम आदमी के लिए।
हमेशा प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है जब वो किसी चीज को डिमांड करने वाला होता है। और इसीलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का नाम याद रखिए। साथ ही साथ आपको इंट्रोडक्शन में याद रखना है दैट दिस लॉ वाज रिटन इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। जी हां दोस्तों, हमने जब लॉ पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो उसमें भी यही सेम इंट्रो था। आपको यहां पर सिर्फ याद रखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक थी बहुत ही फेमस, जो 1890 में लॉन्च हुई थी और पब्लिश होने के बाद ये बुक बहुत ही पॉपुलर हुई। अल्फ्रेड मार्शल की जबरदस्त सी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, और इसी में लॉ ऑफ डिमांड भी उन्होंने लिखा है। क्या करता है ये लॉ, क्या बता रहा है ये लॉ? तो ये लॉ बता रहा है functional relationship between price and quantity demanded. This law explains us the functional relationship, कैसे प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, कैसे प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, वो समझाने का काम अल्फ्रेड मार्शल यहां पर कर रहे हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन दोस्तों। एक मार्क के लिए आपको इतना लिखना है, ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक रिकैप करते हैं फटाक से। दिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics published in 1890, or this law explains functional relationship. This law explains functional relationship. This law explains functional relationship between price and demand. Price and demand. Price and demand. यहाँ पे quantity demanded लिखी है, demand लिखी है, एक ही बात है। Price and quantity demanded, फंक्शनल रिलेशनशिप दिमाग में फिट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन है एक मार्क के लिए, फिर एक बार दोहरा दो, नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। कौन सी बुक? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब आई थी? 1890। क्या समझाता है लॉ? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रोडक्शन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इस लॉ ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो है स्टेटमेंट। क्या समझा रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, क्या कहना चाहते हैं? द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में हमें हमेशा इज्जत देनी है अल्फ्रेड मार्शल को कि भैया आपने ये काम किया है, आपने महान काम कर दिया, आपने लॉ लिख दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded। जी हां, यहां पर दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, प्राइस और डिमांड, और उसी को इस स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में सेम लिखना होता है। यहां पर आप फेकोलॉजी या ओन वर्ड्स में कुछ मत लिखिए, क्योंकि ये लॉ का जो स्टेटमेंट है वो किसी ने बनाया है ना, किसी ने दिया है। कौन है वो किसी? वो है हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब। तो उन्होंने जैसा लिखा है वैसा ही आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर पार्ट में 2 मार्क्स पूरे अगर हासिल कर रहे हैं तो फेकोलॉजी मत कीजिएगा। क्या लिखेंगे? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, HSLL, 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 ये शॉर्ट कोड के जरिए आप ये पूरा स्टेटमेंट याद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। हाइयर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड है, हाइयर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड है, और लोअर प्राइस है तो लार्जर डिमांड है। यही कहना चाहते हैं अल्फ्रेड मार्शल। और हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, और वही यहां पर अंग्रेजी में मस्त पैकी अल्फ्रेड मार्शल लिख करके दे रहे हैं। HSLL याद रखिए, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। यानी प्राइस जब हाई होता है तो लोग कम डिमांड करते हैं, स्मॉल डिमांड करते हैं, और सिमिलरली वाइस वर्सा, जब लोअर प्राइस होता है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, लार्जर डिमांड करते हैं। यही यहां पर अल्फ्रेड मार्शल के शब्द हैं। वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हाइयर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हाइयर को अंडरलाइन किया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हाइयर क्या? प्राइस। और इसके सामने दोस्तों जब हाइयर प्राइस होता है तो याद रखिए स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांडेड क्या है? स्मॉलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्राइस जो है वो हाइयर है। इसके अलावा दोस्तों अपोजिट, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको याद रखना है HSLL, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। स्टेटमेंट एकदम इजीली आप याद कर सकते हैं। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट में भी लिख दीजिएगा हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, HSLL, HSLL, HSLL। 2 मार्क्स मिलने वाले आपको, 2 मार्क्स मिलने वाले। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के लिए हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी इस स्लाइड के इंपॉर्टेंट घटक पे, जो कहता है सिंबॉलिकली dx is equal to f of px, यानी डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी x
इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी यहां पर दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल ये समझाना चाहते हैं सिंबॉलिकली कि जो भी डिमांड होती है किसी वस्तु की वो फंक्शनल है, वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? वो प्राइस पे डिपेंडेंट है। उस पर्टिकुलर वस्तु के, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस पहले देखता है कस्टमर और फिर डिमांड करता है। ये अल्फ्रेड मार्शल का मानना है और इसीलिए वो कहते हैं कि हायर प्राइस पे कस्टमर स्मॉलर डिमांड करता है, लोअर प्राइस पे लार्जर डिमांड करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन में नाम याद रखना है अल्फ्रेड मार्शल का, किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब आई थी? 1890 में। क्या बताता है? लॉ ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। स्टेटमेंट में याद रखना है HSLL, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। हायर क्या? प्राइस। स्मॉलर क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। लोअर क्या? प्राइस। तो लार्जर क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट का पार्ट आपको समझ में आ गया। 3 मार्क्स जो है यहां पर आपको मिल सकते हैं, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हमने स्टेटमेंट के जरिए लॉ को समझा, अब शेड्यूल के जरिए लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने डिमांड शेड्यूल, ये एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। जी हां, तो ये 2 कॉलम्स के जरिए वही लॉ जो अभी अभी हमने पढ़ा है, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, उसी को समझाने की कोशिश है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर प्राइस के अंदर पहले जो है प्राइस 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज के सामने आपको क्वांटिटी डिमांडेड दिखता है 1 किलो 1 किलो 1 किलो 10 रुपए पे 1 किलो 10 रुपए पे 1 किलो 10 रुपए पे 1 किलो। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होता है 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 और 4 से 2, वैसे वैसे आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 किलो तक ये जो है क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो इससे साबित तो यही होता है HSLL यानी हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। अल्फ्रेड मार्शल द लॉ ऑफ डिमांड जो है अल्फ्रेड मार्शल का, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें शेड्यूल के माध्यम से। शेड्यूल में वो क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, quantity demanded rises and when price of commodity rises, जब महंगा हो जाता है ना प्रोडक्ट, 2, 4, 6, 8, 10, 10 सबसे महंगा है, तो यहां पर दोस्तों क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। आप देखिए 10 रुपए सबसे महंगे प्राइस पे सिर्फ 1 ही किलो डिमांड है, तो यही साबित हो जाता है कि प्राइस जो है वो बहुत मैटर करता है। प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है। दिस शोज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, इनवर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सगड़ वेगड़ चल। यस, प्राइस जब नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर चला जाता है। ये तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ये तो ऑपोजिट है दोस्तों, बहुत ही अलग है दोनों। प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, और यही यहां पर भी बात साबित होती है शेड्यूल के माध्यम से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन वंस अगेन inculcate that as the price of a commodity falls, demand rises, price falls, demand rise, price fall, demand rise, और exactly opposite होता है, price of commodity rises तो quantity demanded falls। उम्मीद करता हूं ये स्केड्यूल आप समझ पाए होंगे। आपको कुछ भी बाहर करने की जरूरत नहीं, आप नंबर्स भी खुद के लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, इनवर्स होना चाहिए, दोनों कॉलम्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। 1 2 3 4 5 लिखा तो इधर 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से यही लॉ, सेम टू सेम चीज अब ग्राफिकली देख लेते हैं डिमांड कर्व के माध्यम से। द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड डायग्राम एज वेल। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आपको हर चीज का मार्क्स है ना बॉस, हर चीज का मार्क्स है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इंट्रो लिखने का मार्क्स, स्टेटमेंट का 2 मार्क्स मिलने वाला है, शेड्यूल बनाओ एक्सप्लेन करो उसका मार्क्स मिलेगा, डायग्राम का भी मार्क्स मिलेगा। तो अच्छे से इसे समझ लेते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस। तो आपको जो आपने ये डब्बा बनाया था ना, अभी यहां पर टेबल जो बनाया था उसी को प्लॉट कर देना है बस। आप देखिए यहां पर 10 रुपए पे 1 किलो, 10 रुपए पे 1 किलो, 10 रुपए पे 1 किलो, 8 रुपए पे 2, 6 पे 3, 4 पे 4 किलो और 2 रुपए। जब प्राइस एकदम सबसे कम है तो वो टाइम पे डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। तो वही हो रहा है यहाँ पे, 2 रुपए प्राइस पे
पे 5 किलो डिमांड, और जब इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है एक डी डिमांड कर्व। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये है डी डिमांड कर्व, और यही ग्राफिकली आप यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एकदम सोपा, इंग्लिश मध्ये फक्त लिहिलेलं आहे क्या, एक्स पे क्या है क्वांटिटी डिमांड, वाई पे क्या है प्राइस इन रुपीस, और उसके बाद डी डी इज द डिमांड कर्व, डी डी इज द डिमांड कर्व, डी डी इज द डिमांड कर्व। फिलअप्स के लिए आएगा, जरा याद रखना, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये HSLL जो है ना, ये लॉ ऑफ डिमांड है, और यही एक्सप्लेन कर रहा है बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, इनवर्स रिलेशनशिप है भाया। प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं दोस्तों शेड्यूल और डायग्राम दोनों ही आप समझ पा रहे होंगे, जरूर नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है, बस वही आपको खींच देनी है। डी नाम है इसका, और ये स्लोप करती है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब यहां पर बात आती है अजम्पशंस की, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया होगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस या एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। तो अब पहले हम बात करते हैं अजम्पशंस की। हालांकि अजम्पशंस बहुत कम टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ज्यादातर बार एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा आपको। डिटेल में यहां पर मैं बता दूं, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स है अजम्पशन के अंदर, और सब पॉइंट्स में अल्फ्रेड मार्शल चीजें कंसिडर कर रहे हैं। अज्यूम करना यानी धारणाएं बना लेना, सोचना, अज्यूम करना कि ऐसा ही होना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूं वैसा होगा तो ही लॉ सही होगा। यस, उनका जो उन्होंने लॉ दिया है HSLL, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, उसे सही साबित करने के लिए, उसे ट्रू या एक्सपीरियंस करने के लिए सही मायने में ये कुछ धारणाएं, ये कुछ अजम्पशंस, ये कुछ कंसिडरेशंस अल्फ्रेड मार्शल ने हमारे सामने रखे हैं, जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं कांस्टेंट होनी चाहिए क्या, लेवल ऑफ इन्कम। तुमच्याकडे जर जास्त पैसे आला तर तुम्ही उडी माराल, तुम्ही जास्त घ्याल, डिमांड जास्त करणार, म्हणून तुमची इन्कम कॉन्स्टेंट असली पाहिजे असं अल्फ्रेड मार्शल म्हणतात। यस, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं लेवल ऑफ इनकम कैसा, कॉन्स्टेंट, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस पूरे आंसर में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अल्फ्रेड बाबा यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नो चेंज, कॉन्स्टेंट म्हणजे सेम, अगदी सेम असलं पाहिजे, काहीच बदल झाला नाही पाहिजे, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम। किसमें चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये है दूसरा पॉइंट, यानी पॉपुलेशन अगर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड पे असर पड़ेगा, सेम प्राइस पे आप ज्यादा खरीदने लग जाओगे, और इसीलिए ये भी लॉ को एक्सपीरियंस करने से रोक देता है। तो लॉ को सही साबित करना है तो देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा दोस्तों प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ये भी अल्फ्रेड मार्शल चाहते हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों हमने देखा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी, कॉफी, इनके मामले में शुगर, जैगरी, इनके मामले में कई बार डिमांड पे असर पड़ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड मार्शल अपने लॉ के लिए ये एक्सपीरियंस सही मायने में हो सके, इसलिए वो अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड नॉट चेंज, वो भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। सिमिलरली प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो भी डिमांड पे असर डालते हैं, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे मोबाइल और चार्जर, मोबाइल और सिम कार्ड, कार और पेट्रोल, ये जो चीजें हैं जो साथ में जॉइंटली डिमांड की जाती हैं, इनके अंदर से कोई भी एक महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो दूसरे की डिमांड पर असर पड़ सकता है, और इसीलिए ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ये अल्फ्रेड मार्शल चाहते हैं। आखिर में दोस्तों नो नो नो, आप देख सकते हैं नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। आप एक्सपेक्ट करोगे, हर्ट करोगे खुद को, एक्सपेक्ट मत करो भाई, अभी की डिमांड पे असर मत डालो। इसके अलावा देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। पानीपुरी खातोय ना, तेच खा, दहीपुरीवर नको जाऊ। यस, आपका जो टेस्ट है, आपकी जो हैबिट है, प्रेफरेंस है, फैशन है, ये चेंज अगर हो गया दोस्तों तो यहां पर डिमांड पे असर पड़ेगा। और अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ऐसे कैसे चलेगा भाई, HSLL, हमने तो यही बताया, HSLL यानी हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझ पाए कि पूरे आंसर में सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, शुड बी कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट, म्हणजे सेम सेम सेम।
आपको ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ाए हैं। पिंस ईट लॉट आंसर तो सुना ही होगा दोस्तों, कल ही पढ़े थे हमने, और कल के आंसर में अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। आंसर का नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और ये वही फैक्टर्स हैं, और अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी तो लॉ सही मायने में एक्सपीरियंस हो पाएगा, HSLL सही मायने में सही साबित हो पाएगा। एंड दैट इज व्हाई दीज आर द अजम्पशन, जिसमें वो कहते हैं टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सभी पॉइंट्स में नो चेंज नो चेंज नो चेंज, सभी पॉइंट्स में कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, पॉपुलेशन कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट, उनका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रखिए, जो फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है उसे भी आप चेंज मत कीजिए, इसके अलावा टेस्ट चेंज मत होने दो, हैबिट चेंज होने मत दो, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी एज वेल। ये सारे पॉइंट्स में सिर्फ एक ही लाइन है, देयर शुड बी नो चेंज। यानी बेसिकली जो अल्फ्रेड मार्शल ने शुरुआत में ही कहा था, लॉ के स्टेटमेंट में अंदर उन्होंने क्या कहा था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये ही वो अदर थिंग्स हैं जो कांस्टेंट रहेंगी, तो ही लॉ को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये असम्पशंस आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं मुख्य और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए बारीकी से एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं। दोस्तों एक्सेप्शंस यानी ऑड मैन आउट। जी हां, हमारा लॉ अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया कहता है HSLL, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, यानी हाइयर जब प्राइस होता है तो स्मॉलर डिमांड होती है, लोअर जब प्राइस होता है तो लार्जर डिमांड होती है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए हर केस में हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर ये फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई हियर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। याद रखिए दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड के साथ में ये पूछा जाएगा आपको, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 3 मार्क्स है ना इस एक्सेप्शन के हो जाते हैं, तो एक्सेप्शंस को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इट मींस दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जहां पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो सस्ता हो तो ज्यादा खरीदे, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगा है तो वो ना ही खरीदे। देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ऐसे भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे भी कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर कंज्यूमर हमारे लॉ के अपोजिट बिहेव करे, और वही है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यस, द कंज्यूमर बाइज मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस and buys less when price of commodity falls. In such cases demand curve has a positive slope। कब से नेगेटिव स्लोप था दोस्तों, जहां पर हमने देखा प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, लेकिन ये है दोस्तों काया पलट। यहां पर दोस्तों एक्सेप्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं जो बताते हैं लॉ के एकदम विपरीत। यहां पर दोस्तों एकदम अपोजिट काम होने वाला है, और वही इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहां पर जो है डिमांड जो है कम प्राइस पे जो है वो ज्यादा नहीं, यहां पर कम प्राइस पे डिमांड है ही नहीं बल्कि एकदम कम हो गई है। तो ये जो है एक्सेप्शन क्यों है, कैसे है, चलिए हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से देख लेते हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहां पर कुल मिलाकर के 6 एक्सेप्शंस, और इन्हें आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद करने के लिए, और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए, और बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 मार्क्स लाने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हाई जीपीएस। हाई जीपीएस, हाई जीपीएस। जी हां दोस्तों, जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। H फॉर हैबिचुअल गुड्स, I फॉर इग्नोरेंस, G फॉर गिफिन्स पैराडॉक्स, इसके अलावा P से प्रेस्टीज गुड्स, P से प्राइस इल्यूजन, और आखिर में S से स्पेक्यूलेशंस। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुल मिलाकर के 3 मार्क्स, और टोटल ये आंसर 8 मार्क का है। तो यहां पर आपको शॉर्ट कोड है हाई जीपीएस, जहां H से हैबिचुअल गुड्स हैं, I से इग्नोरेंस है। ये हर पॉइंट दोस्तों है ना हमारे HSLL के खिलाफ है। हर पॉइंट में जो अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ बताया था ना उसके ऑपोजिट काम होने वाला है, यानी कहीं ना कहीं सस्ता है तो ज्यादा खरीदेंगे ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जरूर चीजों को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एकदम इजी तरीके से, एकदम शॉर्टकट और एक्सप्लेन इन डिटेल तरीके से हम आपको यहां पर समझा रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हैबिचुअल गुड्स। जब कुछ चीजों की आदत हो जाती है तो दोस्तों वो कितनी भी महंगी हो हम उसे खरीदते हैं। हमने देखा है लॉकडाउन के अंदर भी शराब महंगी हो गई, लेकिन लोगों ने लाइनें लगा लगा कर जो है खरीदा है। हैबिचुअल गुड्स है, आदत पड़ गई है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर
प्राइस नहीं देखा जाता। अगर महंगा भी है तो लोग ज्यादा ही खरीद रहे हैं क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी है ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन। सर्टेन गुड्स लाइक टी, चाय पीने की आदत है भाई, चाय महंगी भी होगी तो भी पीऊंगा। यस, गुड्स लाइक टी इज परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज even at higher price. Yes, so high GPS में H for habitual goods। इसके अलावा दोस्तों I से ignorance। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें प्राइस के बारे में पता ही नहीं है, सामने वाले ने जो बताया हमने वो समझ लिया, वो सुन लिया और उसको पैसे देके हम तो अपना सामान लेकर के आ गए, गुड्स लेकर के आ गए। हमें पता ही नहीं था कि यार कहीं और यही सामान सस्ते में भी मिल रहा है। और इसीलिए ऐसे में दोस्तों जब इग्नोरेंट बिहेवियर होता है ना, तब भी हम कम प्राइस में कम खरीदें या ज्यादा प्राइस में ज्यादा, इसका कोई हमें भान नहीं रहता और लॉ के विपरीत हम बिहेव करते हैं। Sometimes due to ignorance people buy more of a commodity at high price. This may happen when consumer is ignorant but the price of the commodity at other places about the prices of the commodity at other places। तो दूसरी जगहों पर इसका प्राइस वो चेक ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है। इग्नोरेंट होने की वजह से वो ज्यादा खरीद लेता है महंगे प्राइस पर भी। HSLL गलत साबित हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हाय आप समझ गए होंगे हैबिचुअल गुड्स और I फॉर इग्नोरेंस। चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जो अलग से कई बार 2-3 मार्क के आंसर में भी पूछा जा सकता है। नाम है इसका गिफिन्स पैराडॉक्स। जी हां दोस्तों, सर रॉबर्ट गिफिन की कहानी। अभी तक तो हम सिर्फ एक ही नाम सुनते आ रहे थे, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन यहां पर एक नया नाम हमारे सामने आ रहा है। महान इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन ने बोला ऐसे कैसे भाई, अल्फ्रेड मार्शल हर जगह पे कुछ भी लिख देगा, HSLL यही सुन लेंगे। हाइयर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए सर रॉबर्ट गिफिन जो थे वो चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगे और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पाया लंदन के अंदर। जी हां, इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स are those goods whose demand does not rise even if their prices falls। बहुत ही सिंपल बात उन्होंने कही और बहुत ही पते की बात है दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल ने तो कह दिया कि हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड और लोअर प्राइस लार्जर डिमांड, लेकिन हर बार जो लोअर प्राइस में मिल रहा है वो अच्छा क्वालिटी का हो ये जरूरी नहीं है। कई बार सस्ता है लेकिन क्वालिटी खराब है, ऐसे में लोग लार्जर डिमांड नहीं करेंगे। लोग हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे साला सस्ता दे रहा है लेकिन लूट रहा है, बहुत ही खराब प्रोडक्ट है, बहुत ही बेकार है, ये क्यों खरीदूं, इससे अच्छा तो मैं महंगा वाला खरीद लूं, क्योंकि महंगा तो रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। उन्होंने ब्रेड का यहां पर उदाहरण दिया। इस ब्रेड के उदाहरण को टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिएगा, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर। यहां पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रेड जो है पहले तो बहुत पब्लिक ले रही थी, बहुत जबरदस्त तरीके से बिक रहा था, लेकिन जब उसके दाम कम कर दिए गए अचानक से तो लोगों ने खरीदने से इनकार कर दिया, लोगों ने नहीं खरीदा। फिर जाके पता चला कि यार ये तो खराब क्वालिटी का ब्रेड दे रहा था, इसीलिए लोगों ने नहीं खरीदा। भले ही सस्ता था लेकिन नहीं परचेज किया क्योंकि क्वालिटी उसकी इन्फीरियर थी, क्वालिटी उसकी खराब थी और इसीलिए दोस्तों तब से नाम पड़ गया यस गिफिन गुड्स यानी इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat। यानी उन्होंने देखा यार ये ब्रेड तो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, इसका दाम कम हो गया लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ये हम मीट खरीद लेते हैं, मीट जो है सुपीरियर क्वालिटी का है, पैसे भी अब तो बच गए, ब्रेड नहीं खरीदा तो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके, परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करके क्यों ना मीट खरीद लिया जाए। दिस इज नोन एज गिफिन्स पैराडॉक्स। सर रॉबर्ट गिफिन कहिए, गिफिन कहिए, कहिए कुछ भी, लेकिन लिखिएगा प्रॉपरली। सर रॉबर्ट गिफिन का यहां पर कहना है कि बॉस अगर सस्ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है ना तो लोग बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। जीपीएस के अंदर पी से प्रेस्टीज गुड्स। मान सम्मान की बात है भाई, है शादी में आई है, लीजिए है, ये सब खरीदिए है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई होती है, हमारे प्रेस्टीज से जुड़ी होती है। कार तो होनी चाहिए भाई, है लड़के बस कार नहीं है। यस, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल। फिर वो महंगा भी है ना तो भी खरीदा जाएगा, ज्यादा बिकेगा, क्योंकि वो तो यार स्टेटस से जुड़ा हुआ है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। नहीं होगा तो लोग हंसेंगे, थू थू करेंगे और इसीलिए प्रेस्टीज से जुड़ी हुई चीजों में भी लोग प्राइस नहीं देखते। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर
हाई, और इसीलिए ये भी एक्सेप्शन है, HSLL के विपरीत है, एग्जैक्टली अपोजिट है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट भी पी से है, ये है प्राइस इल्यूजन। कई लोगों के मन में जो है ना वो अलग ही ख्वाबों ख्यालों के पुलाव पक रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि यार ब्रांडेड है, नाम इसका गुची है, तो ये तो भैया एकदम टकाटक होगा, एकदम जबरदस्त होगा। यस, कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। उन्हें लगता है कि यार ये महंगा है तो बहुत ही अच्छा होगा, ये ब्रांडेड है तो बहुत जबरदस्ती होगा। देयरफॉर इसीलिए इनकी डिमांड महंगा होने के बावजूद ज्यादा होती है। Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at higher prices. They are demanded even at higher prices. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। पी से 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। प्रेस्टीज गुड्स यानी स्टेटस सिंबल याद रखिए, प्राइस इल्यूजन यानी एक भ्रम है आपके मन का कि यार महंगा है तो अच्छा ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, नाम है इसका स्पेक्यूलेशन। इसे हम एक्सपेक्टेशन के रूप में पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं जब हम सोचते हैं कि आगे जाके ऐसा होगा वैसा होगा, तब खरीदूंगा, सेल लगेगा तब देखेंगे, तब हम एक्चुअली में सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेक्यूलेशन के मामले में भी हम एक्चुअली में लॉ के विपरीत बिहेव करते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल इन फ्यूचर। यानी जब आगे जाकर के भाव और बढ़ेगा ये सोचकर के हम बैठे होते हैं तो हम अभी की डिमांड पे असर डालते हैं। अभी महंगा है फिर भी ज्यादा खरीद लेते हैं ये सोच के कि आगे और महंगा होने वाला है। यस, इन दिस केस ऑल्दो द प्राइसेस हैव राइजन टुडे, कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर price rise. Yes, for example, oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. दिवाली के पहले इन चीजों के दाम बढ़ने वाले होते हैं और इसीलिए पब्लिक जो है पहले से इसका स्टॉक करने की कोशिश करती है। So people go on purchasing more at higher price as they anticipate that prices may rise during Diwali. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है स्पेक्यूलेशन नाम का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी पॉइंट, पूरे 6 पॉइंट आपने नोट डाउन किए होंगे। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड 3 मार्क्स के लिए आता है, पूरा लॉ 8 मार्क्स के लिए आता है। बार बार मैंने बात कही है, जरूर यहां तक वीडियो को देखा है तो लाइक कीजिएगा, 6 पॉइंट्स को याद कीजिएगा। High GPS, habitual goods, ignorance, Giffen's paradox, prestige goods, price illusion और speculation। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे ऐप पर स्काई एजुकेशन नाम है, प्ले स्टोर पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।